पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह, उनको ला के दे दिया कि लो महाराज आपका एक नूर है जो हमारे पास है, मैं आपको देता हूं, बस शर्त यह है कि आप मेरे को अफगानिस्तान का राजा बना दो। जिस समय ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा गया था, आधी से ज्यादा धरती पर अंग्रेजों का राज था। आज कहां है वो देख लो तुम। तो हीरा ऋषि मुनि, मंदिर और महिलाओं के पास जब भी रहेगा उनको बर्बाद नहीं करेगा, भाई खुश रहेगा आराम से और टेंशन नहीं देगा। यार गिफ्ट की भी चीज वापस थोड़ी देते हैं, गिफ्ट वापस नहीं देते कभी। तो हमने बोला, इसको समझाया कि दादा गिफ्ट दे देते हैं कई बार वापस। बोले कैसे? बोले मान ले कभी लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले गिफ्ट ही तो मुंह पे मार के फेंके जाते हैं, केले थाम तेरा पकड़, आज के बाद मैं तेरा नहीं तू मेरी नहीं और तू मेरा नहीं मैं देवल नहीं। यानी दोनों माँ बेटियों ने दोनों बाप बेटों के साथ ब्याह कर लिया। ऐसा इतिहास में आई लाइक इट और सी लाइक मी, सो प्लीज। भारत की पहली मस्जिद जो बनी थी वो कौन सी सन में बनी थी? और उस पहली मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। और ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो भारत की पहली मस्जिद है। और इसी मस्जिद के पास में एक और निर्माण हो रखा है, और वो निर्माण जो है वो क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण करवा रखा है यहाँ पर। और कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा, ये सब आसपास में ही है। ये दोनों बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बातें शायद अपन ने की थी, तो जो नहीं आए थे वो उतार लो इस चीज को। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, लिख लो यहाँ पर, खिलजी का दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। और इसकी बुक लिख दो, खजाइनुल फतूह। चल गया क्या सर? सही चल रहा है एकदम ठीक। इसकी बुक हो गई खजाइनुल फतूह। जो नहीं आए थे वो लिख दो। ये लिख देना, भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार के पास है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद, कुतुब मीनार के पास। अलाई दरवाजा भी इसी के पास है, उसी के पास करके और फिर लिखना इसी के पास अलाही दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने बनवाया। कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, अब उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं आगे से जहां से हमें पढ़ना था। और जहां पिछली बार मैं छोड़ कर गया था वहां से थोड़ा इतने दिन का गैप लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से गांव जाना पड़ गया था। शायद अपने 4-5 दिन क्लासें, उसके बाद 1-2 दिन और डिस्टर्ब करूँगा जब थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। बाकी अपनी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। हम जब बात कर रहे थे, खिलजी के नॉर्थ इंडिया के सारे अभियान कर चुके थे, अब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में कैसे अभियान करता है। शायद दक्षिण के अभियानों की 1-2 बात हो चुकी थी। कौन सी बयान बात हो गई थी? गुजरात की। हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियान, कि खिलजी दक्षिण भारत में कैसे जीता है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इनको थोड़ा सा और जानते हैं और समझते हैं। जो आज ही आए हैं वो थोड़ा सा इन बातों को और तरीके से समझ लो। अलाउद्दीन खिलजी को तो जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम्हारी भी शायद पहली क्लास है, तुम लोगों की पहली क्लास है। तुम तो आए थे शायद लास्ट क्लास में, तुम्हारी पहली है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुन रखा है तुमने? भारत का राजा था, दिल्ली का सुल्तान था।
सुल्तान भी था तो वो तुर्क सुल्तान था, और उस सुल्तान ने जो है वो क्या किया था, हट तो नहीं गया, उस सुल्तान ने भारत पर शासन किया, और भारत पर शासन करने के साथ जो उसके काम थे वो मैं थोड़ा सा लिखवा चुका हूं। उत्तर भारत में उसने खूब जीता है, खूब जीत प्राप्त करी है। अब जो थोड़ा सा साउथ में वो जीतेगा ना, तो साउथ के राजाओं को कैसे वो जीता, उसके वो सैनिक अभियान अपन बात करें। उसके बाद अगली जो डायनेस्टी आएगी, अगला वंश जो आएगा, उससे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन राजा हुए, किस तरह से बात हुई। हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी तो कौन से समय में राजा बना था अलाउद्दीन खिलजी? 1296, यानी लगभग आज से 800-700 साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, और ये 1316 तक राजा रहा है। तो वहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। और अब यदि यहाँ की बात हो रही है तो दक्षिण की बात कर रहे हैं कि दक्षिण को कैसे जीता। तो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ दक्षिण में कौन कौन शासन कर रहा था उस समय, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी वहां जीतने गया। तो दक्षिण की यदि बात की जाए तो ये यहाँ का जो क्षेत्र है, आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और थोड़ा सा जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता था कलिंग क्षेत्र बोला जाता था इसको। कभी इतिहास में पहले, यानी जब मौर्य वगैरह होते थे उस समय कलिंग बोलते थे इसको। लेकिन कलिंग के साथ साथ ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वो और ये कलिंग का कुछ भाग मिलाकर के एक नया राज्य बना था जिसका नाम था वारंगल। और ये जो वारंगल है, इस वारंगल के ऊपर जिस वंश का शासन था, जो लोग यहां पर शासन करते थे, वो राजा था उस समय रुद्रदेव। और रुद्रदेव जिस वंश का था वो काकतीय वंश था। काकतीय, ये काकतीय जो वंश है वो यहां पर शासन कर रहा है। इस काकतीय वंश का राजा था रुद्रदेव, जो यहां पर शासन करता था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी नॉर्थ में था। इसके नीचे यहां का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस राज्य को हम लोग जो बोलते थे, ये मदुरै के नाम से भी जाना जाता था, थोड़ा सा पांडे राज्य भी बोलते थे इसको, मदुरै या पांडे राज्य, ये यहां का हुआ करता था। इधर यहां का जो राजा है वो बहुत खतरनाक आदमी था जिसका नाम था भलाल देव। भलाल मतलब नाम देख लो साउथ में ही कैसा है, साउथ वालों का नाम ही कितना खतरनाक है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो साउथ की मूवियों में जो नाम आए हैं वो कैसे हैं। भलाल देव, ये यहाँ पर शासन था, बहुत खतरनाक आदमी था। और साउथ वालों की लैंग्वेज भी थोड़ा सा अपन से अलग थी, हम जो बात वो करते हैं वैसा वो नहीं किया करते थे। यदि हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्र है, लगभग ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है यहाँ का, इस क्षेत्र को हम बोलते थे देवगिरी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उस समय देवगिरी का एक बहुत बड़े वंश पर शासन था। यहाँ पर जो लोग शासन करते थे वो यादव वंश के लोग थे, यहाँ पर यादवों का शासन था। और यादव जो शासन करते थे तो उस समय जो राजा था उसका नाम था रामचंद्र। और ये एक ऐसी जगह है जो बड़ी फेमस जगह है जहां पैसा बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी, काफी सारे पैसे इसके पास में आया करते हैं। इतना पैसा था कि अलाउद्दीन खिलजी एक बार लूट के ले गया था यहाँ से, जब वो अपने चाचा के समय में था, तब उसके पास बहुत पैसा आ गया था कि सैनिकों को वो नगद पैसा दे सकता है। इतना पैसा यहाँ से लूटा था, हर सुल्तान ने इसको लूटा है। एक सुल्तान तो ऐसा होगा जिसने इसको अपनी कैपिटल ही बना ली कि उधर ही जाके रहने लग गया, भाई पैसा है लूटे कि उधर ही चल के रहते हैं, हर रोज ही लूटते हैं। और इसका नाम बदल करके कर दिया था दौलताबाद, दौलत की वजह से, इतना पैसा है। अलाउद्दीन खिलजी इसको पहले लूट के जा चुका है, लेकिन जब खुद राजा बना था उस समय उसने सोचा कि चलो यार साउथ वालों को जीतते हैं, और साउथ में जीतेंगे तो बहुत कुछ, एक तो देवगिरी मिलेगी, इनको जीतने को मिलेगा, इनको जीतने को मिलेगा, साथ में यहाँ एक द्वीप है अपना जो हिंदू धर्म का बड़ा फेमस द्वीप है, जहां पर हमारे भगवान श्री राम जो है वो लंका में जब जा रहे थे तो वहां बैठ करके शिवलिंग बनाया था, भगवान की पूजा की थी। और अपना हिंदुओं का एक पवित्र धाम बन रखा उधर जिसे हम बोलते हैं रामेश्वरम। ये रामेश्वरम इधर है तमिलनाडु के अंदर द्वीप के ऊपर। ये मंदिर हिंदुओं का बड़ा फेमस मंदिर था, यहाँ अनाप शनाप पैसा होता था। जैसे अपना सोमनाथ के अंदर बहुत पैसा होता था, वैसे यहाँ पर भी खतरनाक पैसा था। इधर तो कोई भी तुर्क मुसलमान यहाँ नहीं पहुंच पाया था रामेश्वरम तक, क्योंकि एक तो दूर ज्यादा पड़ता है, इतने सारे राजाओं को जीत करके जाओ, ये लोग नॉर्थ में रहते थे, नॉर्थ का सब कुछ जीत चुके थे, तो इधर कोई जाता ही नहीं था। अब यहां अलाउद्दीन खिलजी ने हिम्मत दिखाई कि चलो मैं चलता हूं। इसने अपना पहला अभियान किया यहां के लिए, वारंगल के लिए, और यह अभियान किया इसने सन 1302 के दौरान, और 3 यानी रणथंभौर जीतने से पहले। जब इधर इसने अभियान किया तो यहां का राजा था रुद्रदेव।
खतरनाक आदमी था। जाते ही भाई साहब ऐसा लपेट दिया इसको, ऐसा लपेट दिया। अलाउद्दीन खिलजी रास्ता भूल गया, आए किधर से थे। इतने भयंकर भगा भगा के मारे इसकी सेना को। अब रुद्रदेव ने भयंकर तरीके से पीटा, इतना भयंकर तरीके से पीटा तो ये इसकी सेना बिखर गई, बहुत नुकसान हुआ इसको, और ये वापस चला गया। ये अभियान इसका विफल हो गया। और खिलजी ने निर्णय लिया कि यार दक्षिण में नहीं जाएंगे, ये साउथ वाले बहुत बुरा मारते हैं, बोला इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। इसने प्लान बनाया, मैं नहीं जाऊंगा। और इसने निर्णय लेकर के, और ये आराम से रह रहा था कि चलो ठीक है, आज के बाद कभी नहीं जाएंगे। और आता भी नहीं, ये दक्षिण कोरियन को जीत रहा था। लेकिन मैंने जैसा तुम्हें बताया कि यहां जो क्षेत्र था उसको हम क्या बोलते हैं, गुजरात बोलते हैं कि नहीं बोलते। और इस गुजरात के ऊपर जो लोग शासन करते थे वो कौन थे, चालुक्य। ये चालुक्य वंश यहां पर शासन करते थे। और यहां का जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। इस समय जब यहां आक्रमण किया वो समय था 1299 से 98 का वो समय था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इधर अटैक किया। और जब खिलजी ने यहां पर अटैक किया है उस समय भाई साहब ये कर्णदेव तो भाग करके यहां आ गया, इधर आ गए तो अपने पूरे धन दौलत लेकर के, सब कुछ लेकर के। लेकिन इसकी जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम क्या था, ये कमला देवी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी कर लेती है। हाँ, शिफ्ट हो गई, उसने उधर अपना मामला शिफ्ट कर लिया और कर्णदेव को बोल दिया तलाक कि तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो मेरा मामला इधर सेट कर लूंगी। कागज वगज साइन की जरूरत ही नहीं थी, इधर आप कानूनी कार्रवाई होते ही नहीं थे, अपने आप ही शिफ्ट हो जाया करते थे। तो उधर शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होकर के, और ये कर्णदेव इधर भाग गया, यहां पर खिलजी का अधिकार हो गया था। और कमला देवी खिलजी की खास पत्नी हो गई, एकदम ऐसी पत्नी जो बातें मानता था, उसकी जोरू का गुलाम बन के रहा। ऐसी दुर्गा बन गई थी जिसके बस में शेर आ गया था, शेर पे सवार हो गई थी। शेर तब तक ही शेर रहता है जब तक दुर्गा ऊपर नहीं बैठ जाती, और जैसे ही दुर्गा आती है फिर शेर तो पता ही है, शेरनी नहीं, दुर्गा जैसे बोलेगी वैसे। शेरनी को तो फिर भी डांट दे वो थोड़ा बहुत, लेकिन दुर्गा को नहीं डांट सकता। शेरनी पहले हुआ करती थी, लेकिन उससे भी पहले होती थी, इससे भी पहले। अब इस समय से दुर्गा आने लग गई थी, जो आज तक भी आई रही। ये महिलाओं की बात है, अपनी क्लास में तो खैर लड़कियां रहती हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, देखने वाली बात है। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है हमारे को। तो इधर जो है वो ये सब जीत चुका था। एक दिन कमला ने कहा, कमला के साथ में इन दोनों से एक बेटी भी थी, और इन दोनों से जो बेटी थी उसका नाम क्या था भाई, देवल। देवल भी डैडी के साथ चली गई देवगिरी कि माय मॉम इज वेरी बेकार महिला, माय बापू को छोड़ रही है और खिलजी के साथ जा रही है, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं भी बापू के साथ, इसलिए बाप के साथ रही। बेटियां बाप का साथ ज्यादा देती है, बेटे तो फिर भी नालायक होते हैं, बुढ़ापे में बेटी ही काम आती है। बेटे आते तो है लेकिन वो बस जबरदस्ती आते हैं, वो बापू की संपत्ति के लिए आते हैं वो, है ना। बाकी बेटियां बिना स्वार्थ की आती हैं काम, बापू का की स्पेशली ध्यान रखती हैं। शाहजहां कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे चल करके कपड़ा अरे दादा इतने नहीं, वो इतने कपड़े जो है ना, जितने कपड़े लेने आती है ना उतना तो वो किराया खर्च करके आ जाती है, उतना तो तुम्हारे औलादों के लिए वो लेकर के आ जाएगी जो खर्चा पानी है वो, हाँ आराम से। और रक्षाबंधन पे भी आती है तो आजकल बहुत ज्यादा खर्चा होने लगे यार, तुम लोग इतना ही 100, 150, 500 रुपए पकड़ाते हो, इतना में तो एक मिठाई का डब्बा ही आता है आजकल, है ना। तो वो इसी के लिए तो आती है, तुम्हें कितना प्रॉपर्टी सौंप के जा रही है वो, समझा करो तुम, है ना। तो वो प्रॉपर्टी भी सौंपा करती है। लेकिन इतिहास में ऐसा देखा गया कि आमतौर पर बेटियां ज्यादा सेवा करती हैं, और बेटे तो ऐसे हैं जो बाप को मार भी देते हैं, पितृहंता भी होते हैं। कई राजा, कई नहीं बहुत राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने बाप को मार करके राजा बन गए, कोई बेटी ऐसी नहीं हुई जिसने अपने बाप को मार दिया हो। हाँ तो ऐसा हो जाया करता था। अब यहां पर देखो, देवल और कर्ण देव यहां रहते थे। एक दिन कमला को याद आ गई अपनी बेटी की, उधर दिल्ली में रह रही थी खिलजी के साथ में। तो कमला ने कहा कि देखो खिलजी महाराज, मेरे को उधर लेके चलो, देवल की याद आ रही है, उधर चलते हैं। खिलजी ने मना कर दिया, लेकिन मना कैसे कर देगा, अब तो मैन हो गई थी, अब तो हेडमास्टर वही थी, राष्ट्रपति वही थी, प्राइम निर्णय वही लेती थी।
तो एक दिन बोल दे, नहीं दी देखो चलना ही पड़ेगा, समझा करो ना। अजी सुनते हो, चल रहे हो है? तो जैसे ही वो टोन बदलती है, उसके बाद में आदमी की टोन बदल ही जाती है। और आदमी बर्फ से भी खतरनाक ऐसे ठंडा होता है कि वो कभी पिघल जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं। आदमी पिघल गया और उसने बोला ओके डन, चलते हैं। और अब की बार अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर के यहां आक्रमण करने आया। और ये जो आक्रमण करने आया, ये जो समय था वो था सन 1305 का, जब ये आक्रमण करने आया। और इस आक्रमण के अंदर रामचंद्र जो था वो भयंकर तरीके से वीरतापूर्वक लड़ा, क्योंकि इस बार कर्णदेव भी साथ था। इसकी भी थोड़ी बहुत सेना थी, इसकी पूरी सेना थी। ये दोनों सोचे कि चलो अपन दोनों मिलकर के इसको हरा देंगे। लड़े, परंतु किस्मत खराब थी और हार गए। जिस समय युद्ध लड़ा जा रहा था उसी समय अलाउद्दीन खिलजी को अचानक से दिमाग आ गया, और उसने दिमाग आते ही कहा लड़ाई होते हुए सैनिकों को कि छोरो कुछ भी करो, इस आदमी को मारना नहीं, जो यहां का राजा है ना देवगिरी का, इसको मारना नहीं, इसको जिंदा रखो तुम लोग। और इसको जिंदा रखा गया, मारा नहीं गया, और घायल अवस्था में खिलजी के सामने पेश किया गया। खिलजी ने कहा कि देख रामचंद्र, बात ऐसी है, मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा, और मैं छोरा ही हो यार, छोरे ही हैं दोनों, क्या देख रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ देखो। सारे के सारे ऐसे देखने लग जाते जैसे उनको छोड़ देंगे इधर। तुम्हारे यहाँ की कितनी वो होती हैं सोचो है लड़कों की, कि जब तक ठेठ नहीं छोड़ के आ जाते, पता नहीं क्या हो जाए, जाने क्या दिख जाए है? ऐसे देखते हो इतने कैसे, मतलब कुछ दिखता नहीं, चक्कर क्या है, मतलब ऐसे जैसे प्यासा आदमी को पानी दिखे और रोई हो है। क्या पता किधर से पानी की आवाज है, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। इधर मैं जो बात बता रहा था वो ये था कि लड़ाई हुई, लड़ाई में इसको पेश किया गया रामचंद्र को, और खिलजी ने कहा कि मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा और तेरे को यहां का राजा बने रहने दूंगा, बस मेरी एक कंडीशन है। अब जान है तो जहान है भाई। अलाउद्दीन खिलजी इसको ऑफर दे रहा है कि तेरी जान भी रहेगी और तेरा राज्य भी रहेगा। इसने बोला बोल क्या कंडीशन है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख दादा, मैं साउथ में इधर भी लड़ने गया था और भी कहीं गया लड़ने, तो मेरे को साउथ वालों को बड़ा डर लगता है यार, बड़ा तगड़ा ठोकते हैं। एक तू ये जिसका रास्ता मैं जानता हूं और तेरे को बार बार लपेट जाता हूं, बाकी के सारे मेरे को लपेट जाते हैं, मेरे को बहुत बड़ा मारते हैं। मैं तेरे को इसलिए बख्श सकता हूं कि यदि तू साउथ इंडिया के अदर राज्यों को जीतने के लिए मेरी हेल्प कर दे तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, और तू मेरे अंडर में राजा बना रहेगा, तू मेरे अधीन रहेगा, मेरे को टैक्स देते रहना, और बाकी यहां पर राज कर आराम से। अब इसको इतना अच्छा ऑफर मिला कि यार एक तो राज्य उसके पास में है, जान भी बख्श रहा है, टैक्स देना है बस, और सबसे बड़ा ऑफर पड़ोसियों का विनाश करना है। और पड़ोसी का विनाश जब होना हो तो आदमी सबसे पहले रहता है कि ठीक है महाराज, ये मेरे पड़ोसी मेरे को भी खूब परेशान करते हैं, कई बार आओ थे तो मैं बताता हूं ये कैसे लड़ते हैं, किधर से जाना है, किधर से मारना है, मैं बता रहा हूं आपको, और आप लड़ो, इनको पीटो, बहुत भयंकर तरीके से पीटो। इस बात से भाई साहब इसको बख्श दिया गया, बराबर बिठाया गया इसको, और देवगिरी का राजा दोबारा बना दिया गया। और इस आदमी ने जब सहायता की अलाउद्दीन खिलजी की, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया बाकी के क्षेत्रों पर, और बाकी पर किया तो सबसे पहले यहां रहते हुए इसने आक्रमण किया इधर से 1308 और 9 के अंदर, इस जगह किया वारंगल के अंदर। 8 और 9 में यानी 5 के बाद इतनी सारी तैयारी करके, और सेना दिल्ली से बुला के फिर किया रुद्रदेव पे। पहले तो रुद्रदेव ने हरा दिया था, लेकिन इस बार जो आक्रमण हुआ वो पड़ोसी की सहायता से था, इसलिए दमदार ज्यादा था। और भाई साहब रुद्रदेव की किस्मत खराब थी, हार गया भाई, और इसने हार स्वीकार कर ली, विनाश हो गया, ये हार गया केवल पड़ोसी की मदद से, वरना नहीं हारता। इसने बताया ये लोग कैसे लड़ते हैं, क्या बोलते हैं, युद्ध करते समय जब ये आवाज निकालते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। साउथ वाले तो सब जानते थे, घर का बेदी तो लंका ढाता है, तो भाई साहब इस घर के बेदी ने ये लंका ढा दी इधर से। इसका नुकसान कितना बड़ा हुआ वो देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख, मैं तेरे इसको हराने के बाद इसकी भी जान बख्श दी, और इसको क्या बोल रहा है कि देख दादा, मैं तेरे को भी जिंदा रखूंगा, तू यहां का राजा बना रहेगा, मेरे को टैक्स देते रहना बस, और तू भी मेरी सहायता करेगा इधर जीतने के लिए, क्योंकि आदमी नाम से खतरनाक लग रहा है, और यदि मैं इसको जीत गया तो मैं ये भी लूट लूंगा,
और मैं ये तभी हो सकता हूं जब तू भी मेरा साथ दे दे, तो तेरी भी जान बख्श दी जाएगी। रुद्रदेव ने कहा ओके डन, आई एम विथ यू। लेकिन खिलजी ने कहा यार तू मेरे साथ तो है, लेकिन देख मेरे को याद है पिछली बार तो मेरे को कितना बुरा पीटा था, मेरे कितने सैनिक मारे गए थे, उसका क्या होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। इसने कहा भाई के पास पैसे कमी नहीं, बोल क्या चाहिए, बोल बता क्या देगा। तो इसने कहा, इन दोनों के बीच डील हुई कि रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी को 300 घोड़े देगा, नहीं 300 ज्यादा घोड़े दिए थे, 300 हाथी देगा इसको। ये वारंगल उड़ीसा में हाथी बड़े तगड़े होते हैं, बड़े हाथी होते हैं, मोटे आड़े हाथी होते हैं, तो ये 300 हाथी देगा इसको, और घोड़े देगा 700। ये नुकसान की भरपाई के लिए ऐसा इसने डील कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ना बेटा ना, इधर ही पार नहीं पड़ेगी, मेरे को एक और चीज चाहिए। बोले क्या। मैंने सुना है तुम्हारे साउथ में, तेरे राज्य में एक बहुत ही गजब नूर रहता है, और वो नूर इतना गजब है कि उसकी चमक पूरी दुनिया में रहती है, और रात को भी वो चमकता है। मुझे वो नूर भी चाहिए जिसे तुम कोहिनूर कहते हो, ये भी चाहिए मेरे को। और कोहिनूर का नाम तुमने सुना है कि नहीं सुना। आंध्र प्रदेश के अंदर एक खान है जिसका नाम है गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान है। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकला था आज अपने पास, मतलब भारतवाणों के पास, इस रुद्रदेव के पास निकला था। और रुद्रदेव इसको यहां अपने राज्य में रखता था, और हम कितने महान थे कि एक देवी की मूर्ति के अंदर, तीसरी आंख के अंदर लगा रखा था हमने कोहिनूर को। और दुनिया का सबसे कीमती डायमंड है, आज तक कोई इतनी कीमत का हीरा हुआ ही नहीं धरती पे ही नहीं हुआ। तो पहले इधर तो आने तो दे, उसको जन्मने तो दे, अभी ये होगा तो फिर ब्रिटेन में भी जाएगा वो। अब यहां पर कोहिनूर हीरा जब निकला था तो उसने अपनी तीसरी आंख में लगा रखा था, देवी की आंख में लगा रखा था। देवी की मंदिर में उजाला रहता था, लोग चारों तरफ बात करते थे यार कितना धन दौलत है कि ये इतने कीमती हीरे तो देवी की आंखों में रखते हैं ये लोग, मंदिरों में रखते हैं ये लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये भी चाहिए। रुद्रदेव ना नहीं कहते, अलाउद्दीन खिलजी ने चप्पल निकालूंगा, हाँ माथा में जूती की मारूंगा बोला भी। इतने में तो रुद्रदेव ने कहा लो महाराज पकड़ो, वो भी ले जाओ। और रुद्रदेव को ने कोहिनूर हीरा भी गिफ्ट कर दिया 300 हाथी और 700 घोड़ों के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी उस कोहिनूर हीरे को लेके दिल्ली आ गया, हीरा आ गया अपने पास दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर रहा ये कई समय तक। फिर हम जैसे जैसे इतिहास पढ़ेंगे तब आगे हम बात करेंगे दिल्ली से कहाँ गया। और अभी आपके मन में यदि सब्र नहीं है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि दिल्ली से, मैं बता ही देता हूं नहीं तुम सोचोगे मास्टरों को आता नहीं। दिल्ली से समय के साथ ये जब रहा तो आगे चल के एक बादशाह आएगा जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने इस हीरे को लगाया था अपने तख्ते ताउस के अंदर। तख्ता होता था इनका सिंहासन बैठने का, मोरे की आकृति का था, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी बोला करते थे। उसके ऊपर ये बैठा करते थे, और उसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगा रखा था। कितनी तगड़ी बात थी, मतलब बादशाह की जो मेन कुर्सी थी उसके ऊपर लगा दिया इसको। फिर समय बीतता गया, मुगल बर्बाद हो गए, खत्म लोग आ गए अपने मुगल। एक मोहम्मद शाह रंगीला नाम का बादशाह हुआ। फिर एक उस मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान के नेपोलियन का आक्रमण हुआ, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते थे, उसे नादिर शाह नाम था उसका। नादिर शाह का अटैक हुआ, और नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो वो कोहिनूर हीरा उसे गिफ्ट कर दिया गया था, और वो इसे लेकर के अफगानिस्तान चला गया था। ये ईरान चला गया था, ईरान का बादशाह था तो ईरान में। ईरान वो गया तो ईरान में जाते ही उसकी भी मौत हो गई, और मौत होते ही वो अफगानिस्तान के कुछ राजा थे जिन्होंने उस ईरान को लूट लिया, जिसमें एक राजा था जिसका नाम था शाह दुर्रानी, कोई अफगानिस्तान का राजा था। वो इसे लूट करके ईरान से अफगानिस्तान ले आया। मतलब कोहिनूर हीरा दिल्ली से ईरान, और ईरान से फिर कहां गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान शाह दुर्रानी लाया क्या था वो भी बर्बाद हो गया, उसकी औलादे राजा बनने के लिए लड़ने लगी। और एक उसका छोटा बेटा था जिसका नाम शाह सूजा था, वो न्यारा ही सूजा वो बैठ रहता था, और छोटा था तो राजा बनने का नंबर नहीं आएगा। तो राजा बनने वो ताक में था कि यार राजा कैसे बनूं, तो वो हीरा चुरा लिया उसने अफगानिस्तान से, और चुरा करके भाग लिया बिना चप्पलों के, और सीधा आ गया भारत में हीरा लेकर के रणजीत सिंह के पास आ गया।
पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह, उनको ला के दे दिया कि लो महाराज, आपका एक नूर है जो हमारे पास है, मैं आपको देता हूँ, बस शर्त यह है कि आप मेरे को अफगानिस्तान का राजा बना दो। रणजीत सिंह दमदार आदमी थे, अंग्रेज भी उनके इशारों पर चलते थे। रणजीत सिंह ने कहा ओके डन, कोई नहीं, इधर निकाल, बाहर निकाल। और अंग्रेजों को बोला चलो इसको राजा बनाओ वहां का, और भाई साहब राजा बन गए वहां के। और राजा बनने के एवज में कोई नूर हीरा दे दिया। अब हीरा हमारे पास था। अल्लाह, वो थोड़े समय वहां रहा और थोड़े समय बाद ही रणजीत सिंह की मौत हो गई। ये जहां जा रहा है वो बर्बाद ही कर रहा है। रणजीत सिंह की मौत हो गई, उसका बेटा है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने पीटना शुरू किया, 2 ही थप्पड़ मारे थे भाई, सीधा हो गया। दिलीप सिंह ने सोचा यार कोहिनूर हीरा आते ही मेरा बाप मर गया, मेरे को अंग्रेजों ने सीधा कर दिया, चक्कर क्या, ये कोई मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य शायद इसी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो नादिर साहब भी बर्बाद हो गया, शाह दुर्रानी बर्बाद हो गया, इधर कितने सारे सुल्तान आए गए, अलाउद्दीन खिलजी का वंश बर्बाद हो गया। खिलजी जैसे लेके आया था 1316 में तो खिलजी मर गया था, और उसके बाद 20 में इसका वंश बर्बाद हो गया था। इतना ताकतवर आदमी, इतना ताकतवर राजा है, कई साल तक इसका राजपाट चलना चाहिए था, खत्म। उसके बाद अगले आए, वो भी खत्म। उसके बाद अगले अगले खत्म होते जा रहे थे। लंबे समय तक कोई वंश शासन ही नहीं कर रहा था। थोड़े समय मुगल लोग शासन कर गए, क्योंकि वो बेगम को बिठाया करते थे उसके नीचे, नूर के नीचे, और बेगम को ये देखता रहता था, वहां खुश रहता था, इसलिए उनको थोड़ा सा कम बर्बाद किया। तो दलीप सिंह ने सोचा कि यार ये जहां जाता है वहीं पर बर्बाद कर देता है ये, चलो कोई बात नहीं, अंग्रेजों को दे देते हैं, इनको बर्बाद कर देते हैं। और दलीप सिंह ने ये हीरा अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया, लो महाराज हमारी तरफ से एक गिफ्ट है आपको। और कोहिनूर हीरा चला गया ब्रिटेन, और ब्रिटेन गया तो वास्तव में ब्रिटेन वालों को बर्बाद कर दिया। जिस समय ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा गया था, आधी से ज्यादा धरती पर अंग्रेजों का राज था। आज कहां है वो देख लो तुम, आज एकदम सिमट के रह गया, छोटा सा आधी सी। उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना भयंकर राज था अंग्रेजों का, आज एकदम सिमट के रह गया। जब सिमटा तो दिमाग आया अंग्रेजों में भी कि यार हो क्या रहा है ये। बोले यार इधर ऐसे गड़बड़ तो नहीं होगी। अंग्रेज तो अंग्रेज समझदार, नहीं तो ये थे वो भी बर्बाद हो जाते। बोले यार ये कहीं कोहिनूर हीरा तो नुकसान नहीं करा। बोले नहीं, यही कर सकता है। बोले किस किस को नुकसान नहीं किया। बोले फलाने फलाने को नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उन्होंने देखा कि इसलिए नहीं किया क्योंकि रुद्रदेव के पास में तो ये मंदिर में रहता था, साधु महात्माओं के साथ रहता था। साधु महात्मा और मंदिर इसको पसंद है, इसलिए नुकसान नहीं करेंगे। मुगलों के समय कुछ समय जो खुश रहा तो वहां उनको बर्बाद नहीं किया, तो वहां बेगमों के साथ रहता था। मतलब भाई को महिलाएं भी पसंद है। ले भाई, अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकाल लिया कि कोहिनूर हीरा ऋषि मुनि, मंदिर और महिलाओं के पास जब भी रहेगा उनको बर्बाद नहीं करेगा। भाई खुश रहेगा आराम से और टेंशन नहीं देगा। इसके बाद कोहिनूर हीरे को महारानी जो थी ब्रिटेन की, उसके ताज पर लगाया गया कि दादा बर्बाद मत करे, हमारी महारानी का सिर पर बैठ जा तू, पर बर्बाद मत कर दीजिए मान। और उनके सिर पर बिठा दिया। सिर पर बिठाने के बाद ये लोग थोड़ा बचे हैं और आज उनके उस ताज के अंदर ही जड़ा रखा है इसको। उसके बाद इसको त्रास दिया, थोड़ा सा और छोटा कर दिया घिस करके इसको, और आज ये ब्रिटेन के पास है। एक बार हमने बोला कि हम वापस लाने के लिए, भाई हमें वापस दे दो। ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, नहीं दूं। बोला क्यों? यार गिफ्ट की भी चीज वापस थोड़ी देते हैं, गिफ्ट वापस नहीं देते कभी। तो हमने बोला, इसको समझाया कि दादा गिफ्ट दे देते हैं कई बार वापस। बोले कैसे? बोले मान लो कभी लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले गिफ्ट ही तो मुंह पे मार के फेंके जाते हैं कि ले थाम तेरा, पकड़, आज के बाद मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं, और तू मेरा नहीं, मैं तेरी नहीं। अब थोड़ा नया ट्रेंड और आ गया। पहले जमाने में फोन नहीं होते तो फोटो खिंचवाया करते थे साथ में, वो फोटो भी फाड़ करके फेंक देते, ले पकड़। हाँ, आज के बाद अपन नहीं। आजकल तो वो गैलरी में होती है फोटो, एक साथ सेलेक्ट ऑल द डिलीट, खत्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, गया, टाटा बाय बाय। आजकल ऐसे का। तो हमने भी हाँ आईडी ब्लॉक वगैरह सब, हमने भी कहा यार अंग्रेजों हमसे लड़ाई कर लो और हमारा गिफ्ट हमारे मुंह पे मार के फेंक दो, कोहिनूर की, ले पकड़ो, हम खुश हैं। हमने कहा था इतने में तो अपना
जो पड़ोसी हैं ईरान वाले, वो जा करके बोले हमें चाहिए, हमारा है। बोले तुम्हें क्यों? बोले यार हमारा नादिर सा लेके आया था तो हमारा है। ईरान वाले मांगे क्या थे, इतने में अफगानिस्तान वाले आ गए। अफगानिस्तान वाले नहीं, हमारा साद दुर्रानी लेके आया था, हमारा है। अफगानिस्तान वाले आए थे भाई साहब, अपना पड़ोसी पाकिस्तान, वो चला गया और वो जाकर बोला मेरे को तो मेरे को। और बोला दादा तू काहे के लिए, तू क्यों, ये तो मान रहे हैं कि चलो उधर उधर है। तो उसने कहा रणजीत सिंह मेरा राजा था, मेरे यहां राज करता था, उसकी राजधानी लाहौर थी, लाहौर मेरे पास आज। तो रणजीत सिंह मेरा तो कोहिनूर हीरा भी, दिलीप सिंह भी मेरा था। हिंद हुआ तो क्या हुआ, राजा तो मेरा था, मेरे क्षेत्र पर शासन करता था, इसलिए मेरे को भी चाहिए। अब आज देखो कौन कौन मांग रहा है, भारत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। चोरी करके ले आए तो वो उसके लिए तुम्हारे जैसे कोई योद्धा चाहिए मोटा। वो चोरियां फिल्मों में होती है, इधर रियल में नहीं होती है ना, वो रियल में नहीं होती है। तो भाई साहब वो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन वाले कहे, उनको भी बहाना मिल गया ब्रिटेन वालों को, और ब्रिटेन वालों ने कहा कि चलो ठीक है तुम पहले डिसाइड कर लो किसको चाहिए, बाद में सोचेंगे हम देंगे कि नहीं देंगे। अब उनको बहाना मिल गया कि पहले तुम डिसाइड करो। अब हम डिसाइड करने से रे, वो हमें देने से रे, मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा वापस, अभी वो ब्रिटेन के पास में है। हमने जब से गिफ्ट किया था तब से हम कोशिश कर रहे हैं आ जाए, लेकिन नहीं आएगा वो, कहाँ से मना कर दिया। अब इतने जने मांग रहे तो किसको देगा वो, हैं? तो ऐसे में आप समझ गए होंगे शायद क्या हुआ, और आप समझो कि इस महिला की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, बताओ देश का कितना भयंकर नुकसान हो गया। वहां से हमारा कोहिनूर हीरा चला गया यार, इसको देवल की याद नहीं आती तो ही बढ़िया रहती, मर जाती पहले ही तो सही रहती। अब देवल की क्या हुआ, देवल को भी गिरफ्तार वो पकड़ लिया गया था, और ये लड़ता हुआ बच गया ये तो, लेकिन ये मारा गया था, कर्णदेव वीर गति को प्राप्त हो गया था। देवल जो थी उसका ब्याह कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के साथ, और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का जो नाम था वो था खिज्र खां, जिसको वो चित्तौड़ किला सौंपा गया था ना, उस खिज्र खां के साथ ब्याह कर दिया गया। कमला जो है वो मम्मी है, और बेटी कौन है, देवल। मम्मी के साथ तो ब्याह कर लिया था खिलजी ने, और खिलजी के बेटे के साथ ब्याह कर लिया किसने, देवल ने। यानी दोनों माँ बेटियों ने दोनों बाप बेटों के साथ ब्याह कर लिया। ऐसा इतिहास में होता है। इतिहास में एक बार और रखा आगे, एक बार और होगा। एक नूरजहां का नाम सुना होगा तुमने, नूरजहां की बेटी का नाम था, नूरजहां के साथ तो ब्याह हुआ था सलीम जहांगीर का, और जहांगीर का ब्याह हुआ नूरजहां के साथ, और नूरजहां की एक बेटी हुआ करती थी किसी और पति से, उसका नाम था लाडली बेगम, और उस लाडली बेगम का ब्याह हुआ था सलीम के बेटे शहरयार के साथ। यानी उधर भी दोनों बाप बेटों ने दोनों माँ बेटियों के साथ ब्याह कर लिया था। तो इतिहास में ऐसा होता रहता, पहले इतिहास में ऐसा ही था, बाप बेटे बैठ के बात करते थे आराम से कि बोल बेटा ब्याह करने की इच्छा है क्या, तो बाप बेटा पूछता था बापू तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाए ना तब बता देना मेरे को। बेटे लोग बैठे रहते थे, इंतजार करते थे कि राजकुमारी का रिश्ता आया है, तो राजकुमार सोचते थे यार फलानी राजकुमारी तो अच्छी है यार, मेरे साथ ब्याह हो जाए तो बढ़िया, लेकिन फिर पहले सोचते थे बापू नटे, बापू मना करे तो अपना नंबर आए, और बापू जैसे ही बोलता था हाँ ठीक है जी कर लेंगे ब्याह, क्या दिक्कत है, और बापू मुंह धो के तैयार हो जाते थे। बेटों खुश होता था, यार जो बेगम बनने वाली थी वो मम्मी बन गई फिर मम्मी बोलना पड़ता था उनको। फिर कई बार क्या होता था, राजकुमार लोग पहले ही जाके मामला सेट कर लेते थे कि देखो राजकुमारी जी थोड़ी थोड़ी जानकारी निकाल लेते हैं, तो राजकुमारी जानकारी निकाल लेती थी। राजकुमारी भी सोचती थी यार किसी बूढ़े आदमी के पास जाएंगे क्या मतलब है, तो राजकुमारी पहले किसी अच्छे राजकुमार से बातचीत कर लेती थी। तो फिर उसके बाद बेटे लोग जाकर के पहले ही बोल देते थे अपने बापू को, बापू जी प्लीज ये तो मेरी पर्सनल है समझा करो आई लाइक इट और सी लाइक मी, सो प्लीज साइड यू साइड दो आप। फिर बाप बोला अच्छा बेटा तेरे को पसंद है, फिर ठीक है। तो उनको पहले ही भेज देते बापू देखो प्लीज मेरे लिए एक तो ऐसे बापू भी समझदार होते थे, एक दो तो करवा देते थे, फिर उसके बाद और शादियां होती थी वो नहीं होते थे, ऐसा होता था इतिहास में। तो ऐसा इधर भी हो गया। अब रुद्रदेव के साथ क्या हुआ वो सुनो। रुद्रदेव जो है वो हार गया, और हारने के बाद में अगला आक्रमण हुआ यहां पर इस बलाल देव पे साल 1309-10 के अंदर, और इस अभियान की वजह से रुद्रदेव
ने और इसने और इसने सबने मिलकर के हरा दिया किसको? बलाल देव को। और बलाल देव जैसे ही हारा, रामेश्वरम के रास्ते खुल गए और दिल्ली का पहला सुल्तान था, पहला तुर्क था जिसने हिंदुओं के पवित्र धाम दक्षिण के इस रामेश्वरम मंदिर को भी लूटा, तोड़फोड़ की और यहाँ मस्जिदें बनवाई जो आज भी हैं। ऐसा पहला सुल्तान था ये। सोचो यदि कमला थोड़ी सी पहले मर जाती, इसको याद नहीं आती, देवल मर जाती, तो ये ऐसा ना होता, इधर नहीं आता, तो वो बर्बाद नहीं होता, ये बर्बाद नहीं होता। बोलो साउथ बर्बाद होने में महिला का हाथ रहा कि नहीं रहा? अलाउद्दीन खिलजी जहां पर भी जाएगा, कोई भी अभियान करेगा, वहां एक महिला का रोल रहा कि नहीं रहा? हर जगह महिला रही। कोई नूर गया, सबसे बड़ी बात ये देखो, मैं तो भूल गया, कोई नूर, हमारा नूर गया। सोचो, नहीं तो साउथ में रहता कितनी अच्छी बात थी, गोलकुंडा की खान में रहता कितनी अच्छी बात। तो ये बातें समझ में आ गई एकदम। तो इन बातों को हम लिखना शुरू कर